नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और प्लेटफॉर्म हमारा जरूर छोटा है, हालांकि हम मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं लेकिन वो देखते भी हैं। शिव जी, बड़े बड़े लोग भी देखते हैं और फिर काउंटर मेजरमेंट जब अपनाते हुए नजर आते हैं तो लगता है कि हाँ, असर हो रहा है। मोदी जी विदेश गए, अमित शाह को टास्क सौंप के गए, अमित शाह थोड़े से ढीले पड़ गए, मोदी जी वापस आए, पता लगा नंबर ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो अमित शाह खुद एक्टिव हुए। तो उनको बताया गया नहीं जी, शरद पवार के भी 6 आने को तैयार है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शरद भी चाहिए। और उसके बाद ऐसा खेला हो गया शिव जी, ऐसा खेला हो गया जिस खेले ने इस देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर पलट कर रख दिया। कौन टूटेगा, कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन किसको धोखा दे रहा है, इसके बारे में आज की तारीख में कुछ भी कहने का दौर नहीं। और एक वाक्य जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं कि ये वफादारियां बदलने का दौर है। और नंबर के पास पहुंची नहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मोदी के एक्टिव होने के बाद कई सारी चीजें बदलती हुई, पलटती हुई नजर आ रही है शिव जी। एनडीए गठबंधन के पास अपने तौर पर लोकसभा के सांसदों की बात करूं तो 293 सांसद थे। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 तोड़ लिए उन्होंने, और तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 20 तोड़कर एक अनाम सी पार्टी एनसीपीआई में विलय करवा दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जगन मोहन रेड्डी, हार के बाद भी अकल नहीं आ रही है, उनके 4 सांसद, ये मिलाकर 323 का आंकड़ा था। अगर शरद पवार की पार्टी को तोड़ा जाता तो 6 और जुड़ जाते, लेकिन शरद पवार की पार्टी को तोड़ा नहीं गया, बल्कि शरद पवार की पूरी पार्टी को एक तरह से आधा अपने पाले में ले आया गया है। और अब इसको लेकर जैसे मोदी के इंस्ट्रक्शन के बाद मुंबई में बैठक चली देवेंद्र फडणवीस के आवास पर, दिल्ली में बैठक चली अमित शाह और एकनाथ शिंदे की, और ये तमाम बैठक चलने के बाद सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, का बयान आ गया कि वो इस बिल पर, यानी परिसीमन वाले बिल पर, अब वो मोदी सरकार का समर्थन करेंगी। किंतु परंतु कुछ चीजें लगाते हुए उन्होंने ये बात कह दी, तो इसका मतलब ये 8 सांसद चले गए। हालांकि एनसीपी का क्या होगा वो भी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन ये 331 का आंकड़ा पूरा हो गया शिव जी। लेकिन अभी भी चूंकि 540 का 2/3 चाहिए, तो 360 चाहिए, 29 सांसदों की कमी है। और ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि ये 29 सांसद कहां से पूरे होंगे, क्योंकि अमित शाह को अब सिर्फ टास्क ही नहीं दिया गया, अब नरेंद्र मोदी ऊपर से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, एक्टिवली जो है वो उसमें उतर भी गए हैं। और उनका ये कहना कि शरद पवार भी चाहिए। देखिए, एक चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है और एक चाणक्य शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है। हालांकि चाणक्य शब्द का इस्तेमाल करना ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो राहुल गांधी के आप चाणक्य कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक केसी वेणुगोपाल चाणक्य बन नहीं पाए हैं पूरी तरह से। तो राहुल गांधी के चाणक्य को शरद पवार के लिए मोदी क्यों इतनी जिद पर अड़े होते, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते थे इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को कि देख लो, जो तुम्हारे पास इकलौता चाणक्य था, जो सबसे वयोवृद्ध नेता था, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के से अलग करके, मल्लिकार्जुन खड़गे तो बड़ी पार्टी के है, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियों की आवाज भी उठा सकता था, उस चाणक्य को भी हमने राहुल गांधी से अलग कर दिया, कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया, इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया। बाकी तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों राहुल गांधी के साथ बने हुए हो? क्यों इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए हो? एक ये बड़ा राजनीतिक मैसेज देना चाहते थे। अब ये मैसेज कब तक बड़ी जो जाएगा? स्टोरी है, इसकी शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष जी, इस समय राजनीतिक जो माहौल है वो उठापटक में चल रहा है। कौन सा दल कब टूट रहा है, किस दल के सांसद कहां बैठेंगे, किस दल के साथ जाएंगे, ये पूरी उलझन बनी हुई है। इस उलझन को कैसे बचाया जाए, इस उलझन को कैसे साफ सुथरा बनाया जाए। बीजेपी ये चाहती है जैसे टीएमसी के एक पार्टी में सम्मिलित करा दिए और ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने भैया भाजपा में शामिल नहीं किए हैं, उसमें 2-3 मुसलमान थे तो हम भाजपा में नहीं ले रहे हैं, हम गंगाजल से धुले हुए हैं। क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव का आवास गंगाजल से धुलवाया गया, तब भाजपा के नए मुख्यमंत्री उस आवास में गए, अखिलेश यादव एक मंदिर चले गए तो अब फिर मंदिर धुलवाया गया, वो भी वहां के लोकसभा के उम्मीदवार ने धुलवाया। तो जब दिनों से ये ज्वेलसी रखते हो, नाराजगी रखते हो, तो भैया मुसलमानों को कैसे ले लेते?
एक नए दल में भेज दिए। अब इधर उद्धव के 6 आ गए। उन्हें कल गृह मंत्री ने विश्वास दे दिया कि तुम्हारे क्षेत्र में विकास की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तो इसका मतलब जो विपक्ष के हैं सांसद, उनके क्षेत्र में भाजपा विकास नहीं होने दे रही है। संतोष जी बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। उनके इलाके में सारी विकास की योजनाएं बाधित कर दी हैं। ये संविधान के मुताबिक है? ये संविधान के अनुसार है क्या? जो हमारे अनुच्छेद में बातें लिखी हैं उसके मुताबिक है? ठीक वैसे ही जैसे अमिताभ ठाकुर जवरिया रिटायर्ड आईपीएस मंदिर के सीईओ के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हो, वैसे ही विपक्ष का सांसद सत्ता में बना हुआ। उनका तो होगा ही नहीं। साफ सुथरी बात बता सकता हूं मैं लाग लपेट की। लेकिन सवाल यह है कि हम और संतोष पाठक जी अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह देख रहे हैं और पूरी बीजेपी देख रही है। वो बात अलग है कि छोटे लोग ना समझें, विपक्षी दल की पार्टियां ना समझें कि ये भी कुछ अच्छी बात करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं जनता की बात करता हूं, मैं किसी लाग लपेट की बात नहीं करता हूं। हम किसी एडवर्टीजमेंट पे नहीं चलते हैं, ना हमें कोई एडवर्टीजमेंट दे सकता है, ना हमें कोई खरीद सकता है, क्योंकि हर आदमी की कीमत होती है। अरे भैया हमें तो 2 रोटी और दाल चाहिए, दाल रोटी बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो किसके लिए? पैसा जो इकट्ठा कर लेते हैं उनके काम भी नहीं आता है। अरे सुभाष चंद्र ने एक बड़ा एम्पायर बनाया, आज उनका ध्वस्त उन्हीं के सामने हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे इस पैसे का? हाँ, इतना पैसा होना चाहिए, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लें, बच्चे पढ़ लिख जाएं और अपना काम करने लगे, हमें संतुष्टि है। तो ऐसी खबर हम 3 दिन पहले करते हैं कि इतने सांसद कम है, अब बिल रह जाएगा, और वो आज पूरी होने लगी। तो इसका मतलब हम नहीं कह रहे हैं, आप सिस्टम को समझें कि खबर पे मोहर लग रही है, और इस मोहर लगती खबर पे संतोष पाठक जी के पास पहुंच रहे हैं। क्या बंदोबस्त कर लिया? देखिए शिव जी, मेरे पास लिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को टारगेट दे दिया गया है। और आपको बड़ा दिलचस्प बात बता दूं मैं, प्रधानमंत्री बनने की रेस में जो अपने आप को सबसे आगे चल रहे हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की सूची में पिछड़ गए हैं। शिव, हेमंता बिस्वा शर्मा कर दिया काम उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी लगातार काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने तो मुख्यमंत्री बनते ही धमाका कर दिया, पूरी की पूरी ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ के। यहां तक कि सम्राट चौधरी भी रही सही कसर पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल शिवजी तेजस्वी यादव की पार्टी के लोकसभा में 4 सांसद है। अभी इनको लोकसभा में जरूरत है, राज्यसभा में तकरीबन तकरीबन ये पहुंच गए। उन 4 में से जो राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के मुखिया हैं वो सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं, और कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि 4 में से 3 सांसद जो हैं वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो नए नवेले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने भी कमाल कर दिया। लेकिन एक तरफ हमारे बाबा है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, डेली कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड तो उनको कब्रिस्तान की याद आ रही है, वो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई उनको उनकी याद आ रही है। हालांकि ये नहीं बता रहे कि उसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका थी। आधा सच जो होता है कभी कभी बड़ा दिलचस्प होता है। तो अब ये देखिए, इसमें बिहार में सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने का एक तरह से जुगाड़ कर चुके हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश से सांसद है चंद्रशेखर, और आरएलपी हनुमान बेनीवाल राजस्थान से सांसद है। ये दोनों क्या करेंगे? क्या वोट इस बिल के खिलाफ जाएंगे, बिल के साथ खड़े होंगे, या ये वॉकआउट कर देंगे? ये इस पे भी नजर बनाए रखनी होगी हमें। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरह से पूरे के पूरे शरद पवार को लाने की कोशिश की इन्होंने, उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को भी उसी तरह से कि आ जाओगे तो ज्यादा विकास कर पाओगे झारखंड का। तो आपने जो सवाल उठाया वो सिर्फ सांसद विधायक को ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आ जाओगे तो केंद्र की तरफ से ज्यादा फंड होगा। ये मोदी जी इसी तरह का लॉलीपॉप जो है वो तेलंगाना जाके रेवंत रेड्डी को दे चुके हैं शिव जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो मोटे तौर पर आप देख लीजिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 सांसद है लोकसभा के, उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसमें भी तोड़फोड़ होगी। लेकिन जो सबसे बड़े 2 चंक है शिव जी, उस पर खास तौर से नजर बनाए रखी जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके के 22 सांसद, लगातार कोशिश की जा रही है, अब तक वो हाथ नहीं आ रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि तमिलनाडु में कोई अपना मुख्यमंत्री भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जैसा काबिल मुख्यमंत्री, ना हेमंता बिस्वा शर्मा की तरह काबिल मुख्यमंत्री हैं, न सम्राट चौधरी की तरह काबिल मुख्यमंत्री हैं, न शुभेंदु अधिकारी की तरह तमिलनाडु में कोई है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश
इंडिया गठबंधन में दूसरा सबसे बड़ा दल और लोकसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सांसद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश में तथाकथित मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि उनको उनको भी एक बड़ा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ है जो अपने आप को एक कई मायनों में अमित शाह से भी बड़े आदमी समझते हैं। अब उनके पास भी एक लक्ष्य है। कल मीटिंग हुई उनकी, और जो तस्वीरें सामने आई शिव जी, आप ये भी देख लीजिए कि जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अमित शाह कैसे बैठे हुए हैं, पीछे का क्या बैकग्राउंड है, योगी आदित्यनाथ कैसे सोफे पे आगे होके बैठे हुए हैं, और वो भगवा गमछा नहीं है उसमें। मेरी एक बात, बस आप आ गए भाई। कहीं भी जा रहे हैं, भगवा गमछा बिछा होता है, कल क्यों गायब था? जरा हमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं वही बता देता हूं, जब आप अपने से ऊपर के यहां जाते हो ना, तो आपकी शर्तें नहीं चल सकती है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो फोटो खींची है, क्या हर जगह योगी जो जाते हैं, एक तो भगवा जाता है, पहले ही चला जाता है वहां पे, और उनका फोटोग्राफर जाता है, कैमरामैन उनके साथ जाता है उस रूम में। ना तो भगवा मतलब ऐसा नहीं है कि भगवा से कोई अमित शाह को परहेज है, लेकिन भगवा क्यों लगाया जाता है? योगी आदित्यनाथ की एक अलग आइडेंटिटी बताने के लिए शिव जी। लेकिन जब बॉस के पास जाते हो आप मानो या ना मानो, लेकिन बॉस तो है वो, सरकार और संगठन दोनों ही चलाते हैं। नितिन नवीन भले ही मुखिया हो, लेकिन वो भी उन्हीं को अपना बॉस मानते हैं। तो खैर, भगवा गमछे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे सोफे पे वो आगे होके बैठे हुए थे, वो एक अजीब तरह की मैसेजिंग दी जा रही थी। और ये मैसेजिंग क्यों दी जा रही थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वहां नहीं बैठे कर लग रहा था कि कोई अपने बॉस के सामने बैठा है। सीधी क्यों नहीं बोल रहे हो? घुमा घुमा के मत सीधे बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैं सीधे कह रहा हूं, बॉस के सामने बैठे हैं। और दूसरी बात, वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके साथ दिक्कत क्या है कि 6 सांसद कांग्रेस के हैं, उस 6 में शिव जी एक राहुल गांधी भी है, उसमें 6 में एक मुसलमान भी है, तो वहां उस तरह की दिक्कत है। दूसरे अपना दल वाले अपने ही साथ हैं, उसमें क्या तोड़फोड़ करना? समाजवादी पार्टी 37 सांसदों का चंक है। अगर वो 12-15 सांसद होते तो शायद खेला हो जाता। 37 का 2/3 आपको 25 चाहिए, जो हो नहीं पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए, उस तस्वीर पर मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुलाकात हुई, बात हुई, क्या बात हुई ये मत कहना, नहीं कह सकते क्या बात हुई है शिव जी, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट उत्तर प्रदेश से अचीव नहीं हो पा रहा है, और इसलिए 29 सांसदों की कमी है। अगर योगी कामयाब हो चुके होते, और आपको समझ में, हमारे दर्शक समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को तोड़ने में, तो ये 360 का आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी छू चुकी होती। तो अब योगी आदित्यनाथ पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है शिव। सबने तोड़ लिए, सभी मुख्यमंत्री अपने अपने टारगेट हिट कर चुके हैं। योगी में क्या दिक्कत आई? क्या ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल काम नहीं आए, जो बताते रहे कि हमारे संपर्क में इतने, संजय निषाद ने कहा इतने। हाँ, इतना जरूर है, एक अंदर की बात बता दें संतोष जी, 1 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसदों को, यानी 15 से ज्यादा हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, और पहली बार में ही उन्हें बड़े बड़े बंगले अलॉट किए गए जानबूझकर, ताकि उन पर सरकार का प्रेशर रहे। और समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों के इलाकों में जमकर विकास हो रहा है। जो उनकी डिमांड है, रास्ता, सड़क, स्टेशन, बस, ट्रेन, वो सब पहुंच रही, ताकि इनके क्षेत्र में विकास की गति बाधित न हो। और हमारी गति जब बाधित हो रही हो, तो या तो इनका हवाई जहाज वहां रुक जाए और ये सदन तक ना आ पाए, या फिर वोट डालने तक न जाए, या फिर किसी काम से इन्हें पेट में ऐंठन ऐसी उठी हो कि तुरंत वहां से उठ के जाना पड़ जाए। ये कई चीजें बीजेपी खुद सेट कर रही है, और उसके बाद भी योगी नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें? केंद्र ने तो अपनी पूरी सपोर्टिंग कर दी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि चुनाव से संबंधित बड़ी लंबी बातचीत हुई है। दिल्ली के पत्रकार बता रहे हैं कि एक बहुत मुद्दे अहम पर बात हुई है, और हम और आपके जो सवाल है वो जायज हैं कि सदन से पहले योगी को तलब क्यों किया गया। एक तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च अदालत ने लिफाफा बंद सील पैक मांगा है, और पूछ लिया कि एसआईटी जो आपने बनाई है, उस एसआईटी की अपनी जिम्मेदारी क्या है, उसमें जो लोग एसआईटी में शामिल हैं वो किस पर्पज से बुलाए गए हैं, और उनकी क्या क्या प्राथमिकता है, क्यों उन्हें रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस प्रकरण में पूरे में न फंस जाए। और राम मंदिर का जब से प्रकरण हुआ तब से पहली बार योगी और शाह की मुलाकात थी। अलग अलग पहलू का आप देखो तो सदन शुरू होने जा रहा है सोमवार से, उसकी भी चिंता है।
अब देखना यह है कि इस सब मुलाकात के बाद बॉस ने कुछ कम दी कि नहीं, बॉस ने खाली हाथ लौटाए कि कुछ भर के जेब लौटाए हैं। ये सवाल है मेरा आपसे कि मुलाकात के बाद के तथ्य क्या सामने आए, और क्या संसद में संविधान बदलने का जो विधेयक है या संसदीय सीटों का जो परिसीमन का विधेयक है वो पास करा पाएगी सरकार की नहीं। देखिए शिव जी, पहले तो जरा मैं महाराष्ट्र वाला, चूंकि वो अधूरा छूट गया तो बता देता हूँ कि जो देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक हुई, तो उसमें जो अजीत पवार गुट है, अब तो अजीत पवार रहे नहीं, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार गुट आप कह सकते हैं, उनसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों मौजूद थे, और शरद पवार के गुट से जयंत पाटिल भी पहुंचे। और वहां ये शरद पवार पार्टी के साथ ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि दोनों एनसीपी का मर्जर होने जा रहा है। जो मेरे पास जो जानकारी है कि शरद पवार का गुट और सुनेत्रा पवार का गुट, इन दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाएगा, ये एक ही एनसीपी बनेगी। और फिर इसका जो कोष होगा, कोष मतलब जो फंड है इनके पास, जो पैसा है पार्टी का, वो पूरी पार्टी के पैसों पर जो है वो शरद पवार का ही, एक तरह से शरद पवार, सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले, इन तीनों का कब्जा होगा। और ये एकजुट एनडीए जो है वो हिस्सा बन जाएगा एनडीए गठबंधन का। और हो सकता है नहीं होगा, क्या होगा ही वो, क्योंकि नाम और निशान दोनों ही अब एक के पास ही आ जाएंगे, तो एक बड़ी पार्टी। और ये राहुल गांधी के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि अंतिम समय तक शरद पवार विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में एक भूमिका निभा रहे थे। वो मोदी को बाहर करने की बात कर रहे थे, वो मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब लड़ने का समय आया, जब मुकाबला करने का समय आ गया, तो उन्होंने एक तरह से गच्चा दे दिया। राहुल गांधी को अब अपनी पार्टी में ही नहीं, अपने गठबंधन में ही ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। हालांकि आजकल वो पंजाब वाले इशू पे बहुत ज्यादा फंसे हुए। अब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मीटिंग पर आ जाते हैं। 40 मिनट की लगभग मुलाकात हुई है। एसआईटी, निश्चित तौर पर एसआईटी की रिपोर्ट, थोड़ा बहुत पब्लिक हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक नहीं हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन जिस गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मंत्री अमित शाह चुपचाप बैठे हैं। तो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या प्रेजेंट किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल आप इसको समझिए, ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की साख कैसे बचाई जाएगी। और साख बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चंपत राय को बचाना पड़ेगा, आपको गोपाल राव को बचाना पड़ेगा, हो सकता है कि अनिल मिश्रा को भी बचाना पड़े, अगर आगे जाकर वो पोल खोलने की बात करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आ रही है कि जो सीईओ की वैकेंसी निकाली गई है, हालांकि वो ट्रस्ट का काम है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं ट्रस्ट स्वतंत्र है, अपने हिसाब से फैसले करेगा, तो ना ये आप मान सकते हैं, ना ये मैं मान सकता हूं, ना यूपी का कोई व्यक्ति मान सकता है, और ना ही कोई भाजपा ही मान सकता है कि ट्रस्ट अपने आप सीईओ का फैसला कर लेगा। सीईओ के मामले में ट्रस्ट को अब ये मैसेजिंग देनी है शिव जी, कि वो संघ परिवार से जुड़ा तो हो, विश्व हिंदू परिषद का हाथ तो हो, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हो, लेकिन साथ ही निष्पक्ष होना चाहिए। और होना चाहिए से ज्यादा आप इसको ऐसे समझिए कि उसको न्यूट्रल दिखना चाहिए, यानी यूपी की जनता को ये भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ये सही आदमी आया है। अब जो लूटमार और डकैती हो रही थी, ये मेरे शब्द नहीं है, नृपेंद्र मिश्रा के शब्द है, वो बंद हो जाएगी। इस पर बातचीत हुई। इसके साथ ही जितने आयोग, जितने अलग अलग पद खाली हैं, उनमें से कई सारे खाली रखे गए हैं कि भाई सपा से आएंगे तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बातचीत कहां से कहां तक आगे बढ़ी है। हमने स्टोरी करी थी 13 जुलाई को शिवजी, जो सबसे पहले, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा, एक आगे सफाई कि भैया उन 12 सांसदों के नाम बता दो। अब दिक्कत क्या है कि लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं। हम खबर दे रहे हैं 12 सांसद, कह रहे 12 सांसदों का नाम बता दो, सब कुछ हम ही करेंगे, तो अखिलेश यादव को हटा के शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नहीं बना देते हैं? बना दे, फिर हम ही तय कर लेंगे कि उन 12 सांसदों को रोकना है कि नहीं रोकना है। और ये बात इन चमचों को नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव को समझ में है कौन कौन जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव की कामयाबी यही है कि उन्होंने अपने सांसदों के बहुमत को अपने पास रोके रखा है, और जिन सांसदों का नाम मार्केट में उछालने की कोशिश की जा रही थी, उन सांसदों पर खासतौर से उन्होंने नजर बनाए हुए हैं। और वो 2/3 का जो मैजिक फिगर है, वो मैजिक फिगर वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव की निश्चित तौर पर कामयाबी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा शिव, ये जो हम कह रहे हैं ना कि आपको 29 चाहिए, जितने सांसद लोकसभा में मौजूद रहेंगे उसका 2/3 होना चाहिए, और वो संसद की कुल स्ट्रेंथ के आधे से एक ज्यादा ही होना चाहिए। यानी अगर 540 है शिव जी, तो कम से कम 271 तो वोट मिलने ही चाहिए।
और संसद में जितने मौजूद हैं, अगर पूरे 540 हो तो 360 चाहिए ना, अगर उसमें से 10-12 गायब हो जाए तो, अगर उसमें से 15-20 गायब हो जाए तो उस समीकरण पर भी काम किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव को यह भी सोचना होगा कि तमाम सांसदों को वोटिंग वाले से एक दिन पहले बुला ले और अपने आवाज से बस में बिठा के ले जाए, नहीं तो पता लगे 2-4 सांसद इधर उधर छिटक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात और है, उद्धव के 3 बचे हुए हैं शिव जी अभी, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी की पार्टी के 9 बचे हुए हैं अभी। उसमें चलिए एक अभिषेक बनर्जी को हटा दे, लेकिन अब तो भरोसा भी नहीं है, पता नहीं अभिषेक बनर्जी भी कल क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता है। तो इनमें से 3 और 9, 12 अभी इन दोनों पार्टियों के भी बचे हुए हैं। निश्चित तौर पर उन पर भी नजरें और निगाहें बनाई गई होंगी, और चूंकि पीएम खुद मामले में उतर गए हैं तो इनको 360 के फिगर तक तो पहुंच के दिखाना पड़ेगा, या इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम 15 से 20 सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद ना रहे। अब उसको कैसे तय करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं। अब चलिए दर्शकों से ही पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कल संसद में जब भी संसद चले परसीमन सीटों का जो होना उसका विधेयक प्रस्तुत होगा तो पास होगा या नहीं? हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।